गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट टॉपिक अपन ने क्या पढ़ा था? अभिगमनांक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अभिगमनांक निर्धारण की विधियां। अभिगमनांक निर्धारण की विधियां या अभिगमनांक का निर्धारण। अभिगमनांक का निर्धारण जो है वो दो विधियों द्वारा किया जाता है। अभिगमनांक का निर्धारण दो विधियों द्वारा किया जाता है। पहली है हिटॉट विधि। पहली कौन सी है? हिटॉट विधि। और दूसरी है चल सीमा विधि। ठीक है, चल सीमा। अभिगमनांक निर्धारण की दो विधियां हैं या अभिगमनांक का निर्धारण जो है, आयनों का अभिगमनांक जो है वो दो विधियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। पहली विधि है हिटॉट विधि, हिटॉट मेथड, और दूसरी है चल सीमा विधि यानी कि मूविंग बाउंड्री मेथड। चल सीमा विधि यानी कि मूविंग बाउंड्री मेथड। अब हम दोनों को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग लगा लेते हैं हिटॉट विधि या हिटॉट मेथड। ठीक है, हिटॉट विधि या हिटॉट मेथड। तो देखो, एक विद्युत अपघट्य है। जैसे हमने एक विद्युत अपघट्य ले लिया AgNO3 ले लिया, या विद्युत अपघट्य का विलयन AgNO3 विद्युत अपघट्य का विलयन ले लिया। ठीक है, उसमें AgNO3 के विलयन में Ag प्लस और NO3 माइनस आयनों का अपन को क्या करना है? अभिगमनांक निकालना है। तो उसके लिए हमने क्या किया? हिटॉट विधि का यूज किया। ठीक है, AgNO3 माना AgNO3 विलयन में Ag प्लस और NO3 माइनस आयनों का क्या करना है? अभिगमनांक निकालना है। तो हमने क्या किया? हिटॉट विधि का यूज किया, हिटॉट मेथड का यूज किया। तो अब हिटॉट विधि में सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर उपकरण व्यवस्था कैसी होती है, उपकरण व्यवस्था किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये पहली है। इसमें पहला पॉइंट लगा लेते हैं हिटॉट विधि में उपकरण व्यवस्था या उपकरण, ठीक है, या एपरेटस उपकरण व्यवस्था। तो देखो, इसकी हिटॉट विधि में उपकरण क्या होता है, किस प्रकार का होता है उपकरण व्यवस्था। तो इसमें देखो, सबसे पहले ये जो इसमें क्या है, एक यू आकार की नली होती है जो दोनों ओर से, ये जो यू आकार की नली है वो दोनों ओर से कांच की नलियों से, दो नलियों से जुड़ी हुई है, ऊर्ध्वाधर दो नलियों से जुड़ी हुई है। ये जो यू आकार की नली है वो दोनों ओर से दो ऊर्ध्वाधर नलियों से जुड़ी हुई है। ये क्या है? एक ये ऊर्ध्वाधर नली है और इस साइड इस ऊर्ध्वाधर नली से जुड़ी हुई है और उस साइड इस ऊर्ध्वाधर नली से जुड़ी हुई है। तो ये यू आकार की नली जो है वो दोनों और दो ऊर्ध्वाधर नलियों से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब इन तीनों नलियों में नीचे की ओर क्या लगा होता है? स्टॉप कॉर्क लगा होता है। इन तीनों नलियों में नीचे की ओर क्या लगा हुआ है? स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से विलयन को निकाल सकते हैं। तीनों ही नलियों में नीचे की ओर क्या लगा होता है? स्टॉप कॉर्क लगा होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? विलयन को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो कांच की नली है, इस कांच की नली में ये सिल्वर का एक तार लगा हुआ है। ठीक है, इस कांच की नली में क्या है? ये सिल्वर का एक तार लगा हुआ है जो क्या करता है? एनोड का काम करता है। किसका काम करता है? एनोड का काम करता है। इस कांच की नली में एक सिल्वर का तार लगा हुआ है जो एनोड का काम करता है, और ये क्या रहता है? इस कांच की नली में सील रहता है। ठीक है, और इस कांच की नली में चांदी का परत चढ़ा हुआ एक तार होता है जो किसका काम करता है? कैथोड का काम करता है। चांदी की परत चढ़ा हुआ एक तार होता है जो किसका काम करता है? कैथोड का काम करता है। ठीक है, अब इन कांच की नलियों में सील, ये जो इलेक्ट्रोड है, इन कांच की नलियों में ये जो सील इलेक्ट्रोड है उसमें हम क्या करते हैं? पारे की कुछ मात्रा डाल देते हैं। पारे की कुछ मात्रा डाल देते हैं, जिससे क्या होगा? इन इलेक्ट्रोडों का संपर्क जो है वो बाहरी परिपथ से होगा। इसमें दोनों ही कांच की नलियों में सील इलेक्ट्रोडों में हम क्या कर देते हैं? पारे की कुछ मात्रा डाल देते हैं, जिससे इन इलेक्ट्रोड का संपर्क किससे हो जाएगा? बाहरी परिपथ से हो जाता है। ठीक है, अब संपूर्ण उपकरण को, ये जो उपकरण है, ये दो कांच की नलियां और ये बीच वाला, ये जो उपकरण है, इतना उपकरण है, इस संपूर्ण उपकरण में हम क्या करते हैं? AgNO3 n/10 AgNO3 का हम क्या करते हैं? मानक विलयन भर देते हैं।
ठीक है। इस संपूर्ण उपकरण में हम क्या करेंगे, N/10 AgNO3 का मानक विलयन भर देते हैं। और अब इस उपकरण को क्या करेंगे, हम इस उपकरण में AgNO3 N/10 AgNO3 का मानक विलयन भर देने के बाद में हम क्या करेंगे, इस उपकरण को हम परिवर्तनशील प्रतिरोध, ये क्या है, प्रतिरोध है, ये क्या है, प्रतिरोध है। इस उपकरण को हम परिवर्तनशील प्रतिरोध बैटरी तथा सिल्वर वोल्टामीटर के साथ में हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। इस पूरे उपकरण को, ये यहाँ से यहाँ तक जो उपकरण है, इसको हम क्या करेंगे, परिवर्तनशील प्रतिरोध बैटरी और सिल्वर वोल्टामीटर के साथ में हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। इस उपकरण को इन तीनों के साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। अब ये सिल्वर वोल्टामीटर में क्या होता है, AgNO3 का विलयन भरा होता है और इसमें क्या होता है, 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं। ये जो सिल्वर वोल्टामीटर है, इसमें क्या होता है, AgNO3 का विलयन भरा होता है और 2 प्लेटिनम के क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं। इसमें 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड रहते हैं। ठीक है, तो ये है इसकी उपकरण व्यवस्था। क्या होती है, मैं एक बार वापस से रिपीट करती हूँ इसकी उपकरण व्यवस्था में। देखो, इसमें एक यू आकार की कांच की नली होती है जो दोनों ओर से ऊर्ध्वाधर नलियों से जुड़ी रहती है। इन तीनों ही नलियों में क्या होता है, एक नीचे की तरफ एक कॉर्क लगा होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, विलयन को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस वाली कांच की नली में, ये जो कांच की नली है, इसमें है ना एक चांदी का तार लगा हुआ होता है। चांदी का तार लगा हुआ होता है जो क्या करता है, एनोड का काम करता है। ठीक है, इस कांच की नली में चांदी का तार लगा होता है जो क्या करता है, एनोड का काम करता है। और इस वाली कांच की नली में चांदी की परत चढ़ा एक तार होता है जो क्या करता है, कैथोड का काम करता है। चांदी की परत चढ़ा क्या होता है, एक तार होता है जो कैथोड का काम करता है। अब इन कांच की नलियों में सील दोनों इलेक्ट्रोडों में हम क्या करेंगे, पारे की कुछ मात्रा मिला देते हैं। पारे की मात्रा डालने से क्या होगा, इन इलेक्ट्रोडों का संपर्क जो है वो बारी परिपथ से हो जाता है। इन इलेक्ट्रोडों का संपर्क बारी परिपथ से हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो इसका उपकरण है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, N/10, पूरे उपकरण में हम क्या करेंगे, N/10 AgNO3 का मानक विलयन भर देते हैं। पूरे उपकरण में हम क्या करेंगे, N/10 AgNO3 का मानक विलयन भर देते हैं। ठीक है, AgNO3 का क्या करेंगे, हम मानक विलयन भर देते हैं। और इस उपकरण में AgNO3 का मानक विलयन भरने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस उपकरण को प्रतिरोध बैटरी और सिल्वर वोल्टामीटर के साथ में हम क्या करेंगे, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ये जो उपकरण है, यहाँ से यहाँ तक ये जो उपकरण है, इसके अंदर N/10 AgNO3 का विलयन भरने के, मानक विलयन भरने के बाद हम क्या करेंगे, इस उपकरण को प्रतिरोध, बैटरी और सिल्वर वोल्टामीटर के साथ में हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, और सिल्वर वोल्टामीटर में क्या है, AgNO3 का विलयन भरा हुआ है और इसके अंदर क्या होते हैं, 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं। इसके अंदर AgNO3 का विलयन भरा हुआ है और प्लेटिनम की 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये है हिटॉस विधि में उपकरण व्यवस्था। ठीक है, हिटॉस विधि की क्या है, ये उपकरण व्यवस्था है। अब हम देखते हैं इसकी कार्य प्रणाली क्या है, इसकी कार्य प्रणाली या वर्किंग प्रोसेस क्या है इसका, तो वो देखते हैं। इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है वो देखते हैं हम। तो देखो, अब हमने क्या किया कि इस पूरे उपकरण में हमने क्या किया, AgNO3 जो विद्युत अपघट्य है उसका हमने क्या किया, N/10 मानक सांद्रता, मानक N/10 AgNO3 का क्या किया, हमने मानक विलयन भर दिया है। ठीक है, क्या किया हमने, AgNO3 पूरे उपकरण में हमने क्या किया है, AgNO3 का N/10 AgNO3 का मानक विलयन भर दिया है। और मानक विलयन भरने के बाद में हमने क्या किया था, इस उपकरण को प्रतिरोध, बैटरी और सिल्वर वोल्टामीटर के साथ में क्या किया था, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया था। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ने, इसको उपकरण को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया था। अब हम क्या करेंगे, इस बैटरी से हम क्या करेंगे, 1 से 20 मिली एम्पियर, 1 से 20 मिली एम्पियर विद्युत धारा 2 से 3 घंटे तक प्रवाहित करेंगे। ठीक है, उपकरण को प्रतिरोध, बैटरी और सिल्वर वोल्टामीटर के साथ
श्रेणी क्रम में व्यवस्थित करने के बाद 1 से 20 मिली एम्पियर, कितने? 1 से 20 मिली एम्पियर, ठीक है, 1 से 20 मिली एम्पियर विद्युत धारा 2 से 3 घंटे तक प्रवाहित करते हैं। कितने घंटे तक? 2 से मिली एम्पियर 2 से 3 घंटे तक प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा के प्रवाह से क्या होगा? ये जो हमने क्या भर रखा है इस पूरे उपकरण में, AgNO3 का विलयन भर रखा है। जब हम क्या करेंगे, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? विद्युत धारा के प्रवाह से क्या होगा? आयन जो है वो विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करना स्टार्ट करते हैं। आयन क्या करते हैं? विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें जो Ag+ आयन है वो कहाँ जाएंगे? कैथोड की ओर जाएंगे, और NO3- जो आयन है वो क्या करेंगे? एनोड की ओर गमन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा के प्रवाह से, विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा क्या होता है? आयनों का अपघटन होता है ना। AgNO3 में क्या होता है? आयनों का अपघटन होता है। Ag आयन जो है वो क्या करेंगे? कैथोड की ओर जाएंगे, और NO3- आयन जो है वो एनोड की ओर जाएंगे। और ये जो आयनों का अभिगमन हो रहा है, आयनों का गमन हो रहा है विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर, वो भी क्या होगा? भिन्न भिन्न चालों से होगा। ये जो आयनों का अभिगमन हो रहा है, धनायन और ऋणायन का विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर क्या हो रहा है? अभिगमन हो रहा है। वो अभिगमन भी क्या होगा? भिन्न भिन्न चालों से होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया इसमें, इस उपकरण में हमने क्या किया? विद्युत धारा प्रवाहित की। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या होगा? आयनों का अपघटन होगा, और आयनों के अपघटन से क्या होगा? एनोड, कैथोड और मध्य भाग में, एनोड, कैथोड और मध्य भाग में विद्युत अपघट्य की मात्रा क्या होगी? परिवर्तित होगी, क्योंकि जो आयनों का गमन जो है वो क्या हो रहा है? भिन्न भिन्न चालों से हो रहा है। तो एनोड, कैथोड और मध्य भाग में जो ये विद्युत अपघट्य AgNO3 है उसकी क्या होगी? तीनों ही पार्ट में क्या होगा? विद्युत अपघट्य की मात्रा परिवर्तित होगी, ठीक है। विद्युत धारा के प्रवाह से आयनों के अपघटन द्वारा एनोड, कैथोड तथा मध्य भाग में विद्युत अपघट्य की मात्रा में क्या होगा? परिवर्तन होगा, जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे? आयनिक अभिगमनांक या आयनिक गतिशीलता ज्ञात करते हैं। आयनिक अभिगमनांक या फिर आयनिक गतिशीलता ज्ञात करते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की, तो आयनों क्या होगा? आयनों का अपघटन होगा, विद्युत अपघटन होगा। तो विद्युत अपघटन के बाद हम क्या करेंगे? हम क्या लेंगे? एक फ्लास्क लेंगे, ठीक है। एक फ्लास्क लिया, उसको हमने, उस खाली फ्लास्क को हमने क्या किया? एक वे मशीन द्वारा उसको तोल दिया, ठीक है। एक फ्लास्क लेकर उस खाली फ्लास्क को हमने पहले क्या किया? उसको वे मशीन पे तोल दिया, खाली फ्लास्क को ही उसका वेट ले लिया, ठीक है, खाली फ्लास्क का। फिर हम क्या करेंगे? उस खाली फ्लास्क में इन दोनों ही जो ये नलियां हैं, इन दोनों से ही क्या करेंगे? कुछ मात्रा में विलयन निकालेंगे और उसको भी तोलेंगे। पहले खाली फ्लास्क को तोल दिया, ठीक है। अब उस खाली फ्लास्क में हमने, जैसे इस नली से हमने विलयन, कुछ मात्रा में विलयन निकाला, फिर उसको तोलेंगे, ठीक है। और फिर इस नली से भी हमने विलयन निकाला फ्लास्क के अंदर, फिर उसको भी तोलेंगे, ठीक है। तो उसको तोलने के बाद हम क्या करेंगे? दोनों नलियों से हमने विलयन निकाल कर, फ्लास्क में निकालकर उसको तोल दिया। और उसके बाद में हम क्या करेंगे? उन विलयनों को KCNS यानी कि पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ में हम क्या करेंगे? पोटेशियम थायोसाइनाइड के मानक विलयन के साथ में हम क्या करेंगे? उसको टाइट्रेट करेंगे। क्या करेंगे? उसको अनुमापित करेंगे, ठीक है। तो जिससे क्या होगा? विद्युत अपघटन, विलयन की विद्युत अपघटन से पूर्व और विद्युत अपघटन के बाद सांद्रता की गणना कर सकते हैं, जिससे विलयन की विद्युत अपघटन से पूर्व और विद्युत अपघटन के बाद की क्या करते हैं? गणना कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्या हुआ था? सबसे पहले देखो अपन ने, मैं वापस से एक बार रिपीट कर रही हूँ इसकी कार्यप्रणाली। देखो हमने क्या किया? इस उपकरण को, ये जो उपकरण है उसको क्या किया हमने? इस उपकरण के अंदर हमने क्या किया? N/10 AgNO3 का क्या किया? मानक विलयन भर दिया। इस उपकरण के अंदर हमने क्या किया? N/10 AgNO3 का मानक विलयन भर दिया, ठीक है। अब AgNO3 का मानक विलयन भरने के बाद इस उपकरण को, इस पूरे उपकरण को हमने प्रतिरोध, बैटरी और सिल्वर वोल्टामीटर के साथ श्रेणी क्रम में व्यवस्थित करने के बाद हमने क्या किया? 1 से 20, 1 से 2 नहीं, यहाँ पे 1 से 20 है, ठीक है। 1 से
20 मिली एम्पियर, 1 से 20 मिली एम्पियर विद्युत धारा, 1 से 20 मिली एम्पियर विद्युत धारा जो है हम क्या करेंगे 2 से 3 घंटों तक प्रोवाइड करते हैं। इसको श्रेणी, इस उपकरण को इन तीनों के साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ देने के बाद 1 से 20 मिली एम्पियर विद्युत धारा 2 से 3 घंटों तक प्रोवाइड की जाती है। तो विद्युत धारा के प्रवाह से क्या होता है, विद्युत धारा के प्रवाह से, विद्युत धारा के प्रवाह से क्या होगा, आयनों का अपघटन होगा। यानी कि जो AgNO3 में जो Ag प्लस आयन है वो एनोड की ओर जाएंगे, गमन करना स्टार्ट करते हैं, और Ag प्लस आयन जो है वो कैथोड की ओर गमन करना स्टार्ट करते हैं, और NO3 माइनस आयन जो है वो कहाँ जाना कर स्टार्ट करेंगे, कैथोड एनोड की ओर। ठीक है, Ag प्लस आयन जो है वो कैथोड की ओर जाना स्टार्ट करते हैं, और NO3 माइनस आयन जो है वो एनोड की ओर गमन करना स्टार्ट करते हैं। जब हम क्या करेंगे, इसके अंदर विद्युत धारा 2 से 3 घंटों तक प्रोवाइड करेंगे तो आयनों का क्या होगा, विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गमन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे Ag प्लस आयन है तो वो विपरीत इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड की ओर गमन करना स्टार्ट करेंगे, और NO3 माइनस जो है वो विपरीत इलेक्ट्रोड एनोड की ओर गमन करना स्टार्ट करेंगे। तो विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा आयनों के अपघटन से क्या होगा, ये जो एनोड, मध्य भाग और कैथोड जो है यहाँ पे क्या होगा, विद्युत अपघट्य की मात्रा परिवर्तित हो जाएगी। इन तीनों ही पार्ट में क्या होगा, विद्युत धारा की मात्रा में परिवर्तन होगा। क्यों, क्योंकि विद्युत धारा हमने प्रवाहित की, विद्युत धारा के प्रवाह से क्या होगा, आयन ना विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करना स्टार्ट कर देंगे, और आयनों का गमन भी क्या होता है, विपरीत चाल, विपरीत क्या, अलग अलग चाल से होता है। ठीक है, तो कहीं क्या होगी, विद्युत Ag प्लस आयन विद्युत अपघट्य की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, और कहीं क्या होगी, कम हो जाएगी। तो क्या होगा, इन तीनों एनोड विद्युत धारा के प्रवाह से क्या होगा, आयनों के अपघटन से क्या होगा, एनोड, कैथोड और मध्य भाग में विद्युत अपघट्य की मात्रा क्या होगी, परिवर्तित होती है, जिससे हम आयनिक गतिशीलता या आयनिक अभिगमनांक याद कर सकते हैं। ठीक है, और एक और बात थी कि जैसे ही हमने इसके अंदर, इस उपकरण के अंदर अपन ने क्या किया था, विद्युत धारा प्रवाहित की, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या होगा, आयनों का अपघटन होगा। तो आयनों के अपघटन के बाद में देखो हमने क्या किया, एक फ्लास्क लिया, उसको क्या किया अपन ने, खाली तोल दिया। ठीक है, अब उस फ्लास्क में से हमने, उस फ्लास्क में हमने क्या किया, जैसे इस नली से अपन ने क्या किया, कुछ विलयन लेकर उसको तोल दिया। ठीक है, और फिर इसमें से भी विलयन लेकर उसको क्या किया, तोल दिया। ठीक है, और फिर तोलने से, फिर उसको जो विलयन लिया था उसको तोलने के बाद हम क्या करेंगे, KCNS पोटेशियम थायोसाइनाइड के मानक विलयन के साथ हम क्या करेंगे, उसको अनुमापित करते हैं, टाइट्रेट करते हैं, जिससे क्या होगा, हमको विलयन की विद्युत अपघटन से पूर्व और विद्युत अपघटन के बाद की सांद्रता की गणना कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सिल्वर वोल्टामीटर है, ये जो सिल्वर वोल्टामीटर है उसमें क्या होगा, जो Ag चांदी की मात्रा जो है वो निक्षेपित होगी उसको भी हम याद कर सकते हैं। इस सिल्वर वोल्टामीटर द्वारा या सिल्वर वोल्टामीटर में निक्षेपित चांदी की मात्रा को भी क्या करते हैं, हम याद कर लेते हैं। जितनी भी चांदी की मात्रा इस सिल्वर वोल्टामीटर में निक्षेपित होगी हम उसको क्या करेंगे, तोल देंगे, और उससे सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा जो है वो अपन को, या सिल्वर की मात्रा जो है अपन को याद हो जाएगी। ठीक है, सिल्वर वोल्टामीटर द्वारा निक्षेपित चांदी की मात्रा जो है उसको भी हम क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और ये जो सिल्वर की मात्रा है, निक्षेपित सिल्वर की मात्रा जो है वो क्या है, विद्युत अपघटन के दौरान प्रवाहित विद्युत की कुल मात्रा को दर्शाती है। सिल्वर वोल्टामीटर में निक्षेपित चांदी की जो मात्रा है वो क्या दर्शाती है, विद्युत अपघटन के दौरान प्रवाहित विद्युत की कुल मात्रा को दर्शाती है। ठीक है, अब हम, ये तो दी इसकी कार्य प्रणाली, अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी गणना। गणना कैसे करेंगे तो वो देखते हैं हम।
गणना। गणना में क्या करेंगे, देखो जैसे हम माना हमने ना 1 ग्राम विलियन ले लिया है, ठीक है, तो 1 ग्राम विलियन में हम AgNO3 का द्रव्यमान की गणना करेंगे। 1 ग्राम विलियन में 1 ग्राम विलियन में हम क्या करेंगे, AgNO3 के द्रव्यमान की गणना करेंगे। हमने कितना माना, हमने 1 ग्राम विलियन लिया है, तो उस 1 ग्राम विलियन में हम AgNO3 के द्रव्यमान की गणना करेंगे। तो देखो विद्युत अपघटन से पूर्व AgNO3 का द्रव्यमान माना, विद्युत अपघटन से पूर्व AgNO3 का द्रव्यमान है x ग्राम, ठीक है, और विद्युत अपघटन के बाद AgNO3 का द्रव्यमान है y ग्राम। कितना? y ग्राम। क्या विद्युत अपघटन से पूर्व AgNO3 का द्रव्यमान है x ग्राम, माना विद्युत अपघटन से पूर्व AgNO3 का द्रव्यमान है x ग्राम, और विद्युत अपघटन के बाद AgNO3 का द्रव्यमान कितना है, y ग्राम है। अतः विद्युत अपघटन से इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड, एनोड पर AgNO3 के द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा, तो विद्युत अपघटन से इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड, एनोड पर AgNO3 के द्रव्यमान में परिवर्तन, AgNO3 के द्रव्यमान में परिवर्तन क्या होगा, AgNO3 के द्रव्यमान में परिवर्तन एनोड पर। तो देखो विद्युत अपघटन से पूर्व क्या थी, AgNO3 के द्रव्यमान कितना था, x ग्राम था, और विद्युत अपघटन के बाद क्या हो गया, जब विद्युत अपघटन हुआ तो विद्युत अपघटन से AgNO3 का द्रव्यमान क्या होगा, y ग्राम हो गया। तो विद्युत अपघटन से इलेक्ट्रोड पर यानी कि एनोड पर AgNO3 के द्रव्यमान में परिवर्तन क्या होगा, पहले x था AgNO3 का द्रव्यमान, फिर y हो गया, यानी कि विद्युत अपघटन से क्या हो गया, y हो गया। तो इसमें एनोड पर AgNO3 के द्रव्यमान में परिवर्तन क्या होगा, x माइनस y होगा। क्या होगा, x माइनस y ग्राम होगा, ठीक है। तो विद्युत अपघटन से इलेक्ट्रोड पर यानी कि एनोड पर AgNO3 के द्रव्यमान में परिवर्तन क्या होगा, x माइनस y ग्राम होगा, ठीक है। अब और सिल्वर वोल्टामीटर में, माना सिल्वर वोल्टामीटर में निक्षेपित Ag का द्रव्यमान कितना है, W2 ग्राम है। माना सिल्वर वोल्टामीटर में निक्षेपित Ag का द्रव्यमान कितना है, W1 ग्राम। कितना, W1 ग्राम, ठीक है। माना सिल्वर वोल्टामीटर में निक्षेपित Ag का द्रव्यमान कितना है, W1 नहीं लेके हम क्या लेंगे, W2 ग्राम ले लिया, ठीक है। क्या, W2 ग्राम। कितना है द्रव्यमान, W2 ग्राम, ठीक है। माना सिल्वर वोल्टामीटर में निक्षेपित AgNO3 का द्रव्यमान कितना है, W2 ग्राम। तो फैराडे के नियम से इसको क्या करेंगे हम, इसको इक्वेशन नंबर 1 लगा लेते हैं, ठीक है। जो एनोड पर AgNO3 के द्रव्यमान में परिवर्तन कितना आया है, x माइनस y ग्राम आया है, ठीक है। एनोड पर AgNO3 के द्रव्यमान में परिवर्तन कितना आया है, x माइनस y। और सिल्वर वोल्टामीटर में निक्षेपित Ag या निक्षेपित चांदी का द्रव्यमान कितना है, माना
W2 ग्राम है। कितना? W2 ग्राम। तो फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से देखो, विद्युत अपघटन द्वारा AgNO3 का कुल द्रव्यमान परिवर्तन, विद्युत अपघटन द्वारा AgNO3 का कुल द्रव्यमान परिवर्तन, या मैं इसको नीचे लिख लूं, ठीक है, कुल द्रव्यमान परिवर्तन अपॉन निक्षेपित सिल्वर का निक्षेपित द्रव्यमान, अपॉन क्या आएगा? सिल्वर का निक्षेपित द्रव्यमान, सिल्वर का निक्षेपित द्रव्यमान। ठीक है, विद्युत अपघटन द्वारा AgNO3 का कुल द्रव्यमान परिवर्तन बटा सिल्वर का निक्षेपित द्रव्यमान, तो ये किसके बराबर है? AgNO3 का तुल्यांक द्रव्यमान अपॉन Ag का तुल्यांक द्रव्यमान। ठीक है, Ag के ग्राम तुल्यांक बटे Ag का ग्राम तुल्यांक, AgNO3 के ग्राम तुल्यांक बटा Ag का ग्राम तुल्यांक। Ag का ग्राम तुल्यांक। ठीक है, विद्युत फैराडे के नियम से विद्युत अपघटन द्वारा AgNO3 का कुल द्रव्यमान परिवर्तन बटा सिल्वर का निक्षेपित द्रव्यमान किसके बराबर है? AgNO3 के ग्राम तुल्यांक बटे Ag के ग्राम तुल्यांक के बराबर है। ठीक है, तो विद्युत अपघटन द्वारा AgNO3 का कुल द्रव्यमान परिवर्तन हमने मान लिया W1 है। क्या है? W1 है। और अभी अपन ने बताया था कि सिल्वर का निक्षेपित द्रव्यमान क्या था? W2 ग्राम था। सिल्वर का निक्षेपित द्रव्यमान कितना था? W2 ग्राम था। ठीक है, और AgNO3 के ग्राम तुल्यांक E1 और Ag का ग्राम तुल्यांक है E2। ठीक है, और AgNO3 का तुल्यांकी द्रव्यमान कितना होता है? AgNO3 का तुल्यांकी द्रव्यमान होता है 170। कितना होता है? 170 होता है। और Ag का कितना होता है? 108। 170 अपॉन 108। ठीक है, AgNO3 का तुल्यांकी द्रव्यमान कितना होता है? 170 होता है। और Ag का तुल्यांकी द्रव्यमान कितना होता है? 108। तो Ag के ग्राम तुल्यांक को अपन ने क्या माना है? E1 माना है। तो E1 की वैल्यू क्या है? 170 है। और Ag के ग्राम तुल्यांक को अपन ने क्या माना है? E2 माना है। तो इसका वैल्यू क्या है? Ag का तुल्यांकी द्रव्यमान कितना है? 108। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अतः विद्युत अपघटन द्वारा उपकरण में AgNO3 के द्रव्यमान में कुल परिवर्तन, अपन को क्या निकालना है? W1 निकालना है। विद्युत अपघटन द्वारा AgNO3 के कुल द्रव्यमान परिवर्तन W1 निकालना है। तो W1 क्या हो जाएगा? E1 अपॉन E2 इंटू क्या हो जाएगा? W2। E1 अपॉन E2 मैं वहां ऊपर लिख रही हूँ। ठीक है, तो अपन को निकालना क्या है? W1 निकालना है। विद्युत अपघटन द्वारा AgNO3 का कुल द्रव्यमान परिवर्तन W1 निकालना है। तो W1 क्या हो जाएगा? E1 अपॉन E2 इंटू क्या हो जाएगा? W2। ठीक है, या फिर E1 और E2 के मान रख दिए, क्या आएगा? 170। E1 का मान 170 और E2 का मान 108 इंटू क्या है? W2। ठीक है, तो W1 बराबर क्या आया अपने पास? W1 आया E1 अपॉन E2 इंटू W2, या फिर 170 अपॉन 108। W1 इज इक्वल टू क्या आया? 170 अपॉन 108 इंटू W2। ठीक है, और किस में आएगा W1 का मान? ग्राम में। किस में आएगा? ग्राम में आएगा W1 का मान। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अभिगमनांक निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे? अभिगमनांक निकालते हैं। तो विद्युत अपघटन द्वारा AgNO3 के कुल द्रव्यमान में परिवर्तन क्या आया? W1 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 इंटू W2।
ठीक है, E1/E2 इंटू W2। तो अब हम क्या करेंगे, अभिगमनांक निकालते हैं। Ag प्लस का यानी धनायन का अभिगमनांक, धनायन का अभिगमनांक क्या होगा, एनोड पर AgNO3 के द्रव्यमान में परिवर्तन बटा AgNO3 का कुल द्रव्यमान परिवर्तन। Ag प्लस का अभिगमनांक TAg प्लस क्या होगा, एनोड पर AgNO3 के द्रव्यमान में परिवर्तन, एनोड पर AgNO3 के द्रव्यमान में परिवर्तन अपॉन AgNO3 के कुल द्रव्यमान में परिवर्तन अपॉन, तो Ag प्लस का अभिगमनांक TAg प्लस इज इक्वल टू क्या है, एनोड पर AgNO3 के द्रव्यमान में परिवर्तन अपॉन AgNO3 का कुल द्रव्यमान परिवर्तन अपॉन AgNO3 का कुल द्रव्यमान परिवर्तन। ठीक है, तो एनोड पर AgNO3 के द्रव्यमान में परिवर्तन क्या आया था, अपन ने निकाला था ना, x माइनस वाई, क्या आया था, x माइनस वाई ग्राम आया था, और AgNO3 का कुल द्रव्यमान परिवर्तन को अपन ने क्या माना है, W1। तो ये क्या हो गया, x माइनस वाई अपॉन W1। तो Ag प्लस का अभिगमनांक क्या आया अपने पास, TAg प्लस इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन W1। ठीक है, और इसी तरह से NO3 का अभिगमनांक क्या आएगा, TNO3 माइनस क्या आएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, TAg प्लस। ये कैसे आया, तो देखो मैं कल एक अभिगमनांक में एक चीज बताना भूल गई थी, देखो कि T प्लस प्लस T माइनस जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। T प्लस प्लस T माइनस जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब अपन ने क्या किया, T प्लस निकाल लिया है, तो T माइनस क्या आएगा, 1 माइनस T प्लस हो जाएगा, है ना। तो T माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस T प्लस होगा। ठीक है, तो TAg प्लस अपन को इसमें जो वैल्यू आई थी AG प्लस क्या है अपने पास, x माइनस वाई अपॉन W1। तो TNO3 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस TAg प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि T प्लस प्लस T माइनस किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, और तो अपन के पास T प्लस की वैल्यू अपन को पता है, तो T माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस T प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हिटॉट विधि, जिससे अपन ने क्या किया, AgNO3 में AgNO3 विलयन के अंदर Ag प्लस और NO3 माइनस आयनों का अभिगमनांक निकाला है। ठीक है, ये T प्लस प्लस और T माइनस इजिकल टू क्या है, 1, वो कैसे आया, तो देखो T प्लस क्या होता है, U प्लस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस होता है ना, और T माइनस क्या होता है, U माइनस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस होता है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, T प्लस प्लस T माइनस करना है, T प्लस प्लस T माइनस। तो देखो T प्लस की वैल्यू क्या है, U प्लस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस। ठीक है, प्लस T माइनस की वैल्यू क्या है, U माइनस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस है। ठीक है, तो इन दोनों का लसअप ले लिया, क्या आया आपके पास, U प्लस प्लस U माइनस आया लसअप। ठीक है, लसअप क्या आया इसका, दिख नहीं रहा है, इधर करते हैं, इन दोनों का लसअप क्या आया, U प्लस प्लस U माइनस आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, U प्लस और क्या आएगा, यहाँ से U माइनस। तो ये U प्लस प्लस U माइनस अपन U प्लस प्लस U माइनस किसके आया, 1 आया। तो क्या आ गया, ट्रू हो गया, T प्लस प्लस T माइनस इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। T प्लस प्लस T माइनस किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो अपन के पास अगर किसी एक की भी वैल्यू पता है, जैसे T प्लस की अपन को वैल्यू पता है, तो अपन T माइनस की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस T प्लस करके। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन कौन सी विधि है, चल सीमा विधि है, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।